नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। आज के इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि क्या इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करने का मन बना चुका है और इसके लिए उसने तैयारी क्या की है। इसके अलावा हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति की। हम आपको बताएंगे सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव को लेकर हिमाचल सरकार पर तलवार क्यों लटकी है और मसला अगर मुख्य संसदीय सचिव का है तो इससे उप मुख्यमंत्री की टेंशन क्यों बढ़ रही है। इसके अलावा बात आवारा पशुओं के आतंक की होगी, लेकिन सबसे पहले बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत हम करेंगे हरियाणा से। हरियाणा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगली बार विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देना चाहते हैं। शायद यही एक वजह है कि उन्होंने बयान दिया था कि अगर अगली बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस सरकार में 4 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अब उनका एक और सनसनीखेज बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जाट नहीं बना तो ना सही, कम से कम जो डिप्टी सीएम है उप मुख्यमंत्री जाट होगा। हुड्डा साहब लगातार खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते रहे हैं, खुद जाट हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं, ये बयान उनको क्यों देना पड़ा, ये जानने की कोशिश है हमारी आज बिग न्यूज बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट। ठीक 1 साल बाद हरियाणा का सबसे बड़ा सियासी रण होना है, जिसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सियासी चौसर पर एक के बाद एक चाल चली जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह भी लगातार अपना दांव चल रहे हैं। हुड्डा साहब जाति का कार्ड खेलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने वादा किया है कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनी तो अलग अलग वर्गों से 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था, चुनाव से पहले जब चुनाव होते हैं, हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उसमें कायम है। सरकार बनेगी। हुड्डा साहब ने महिला वर्ग को साधने की भी कोशिश की और ये वादा किया कि उन 4 डिप्टी सीएम में एक महिला भी शामिल होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर अभी सियासी कोहराम थमा भी नहीं था कि वो इससे भी आगे बढ़कर बोल गए। प्रदेश में जाट गैर जाट के समीकरण को देखते हुए हुड्डा ये भी ऐलान कर गए कि कांग्रेस की सत्ता आने पर अगर जाट सीएम नहीं बना तो डिप्टी सीएम जरूर बनेगा। अब हुड्डा साहब के इस बयान पर विरोधी तंज कस रहे हैं। बीजेपी इस बयान को हुड्डा साहब की हताशा करार दे रही है। इस तरह का बयान आना एक पूर्व मुख्यमंत्री का, जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी महिला की बात करता है, कभी कहता उप मुख्यमंत्री जाट बनेगा। इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं। ये हताश है, निराशा है। इतना सब कुछ आदमी जब सब कुछ हार जाता फिर इस तरह के बयान आदमी करता है। और इस तरह के जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र ना तो प्रदेश अध्यक्ष है ना संगठन में है, और भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन तय करता है कौन विधायक है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और विधायक दल के नेता बनेगा। वो भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है, चुनाव तय नहीं हुए, विधायक नहीं, अभी चुनाव लेना देना नहीं। इस तरह के बयान आना प्रदेश के लिए जातिगत की राजनीति करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। बीजेपी हुड्डा साहब के बयान पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि हुड्डा साहब जातिगत कार्ड खेलकर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं, 3C,
उनका जो एक खेल होता था, जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा, मैंने करनाल में ही हरियाणा एक हरियाणवी एक ये नारा यदि दिया था। पार्टी ने जाति के आधार पर उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, तो जैसे कार्यकारी अध्यक्षों के रिजल्ट हैं ऐसे ही उनके दूसरे रिजल्ट होंगे। और उप मुख्यमंत्री बनाने की तब सोचियो जब कहीं सरकार में कहीं आने की बात हो, ना नौमन तेल होना ना राधा नाचना। तो कहीं इस प्रकार का कहीं दूर दूर तक भी कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो लोगों को बहकाने के लिए जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने से किसी को कोई लाभ नहीं होता है। बात ही होती है कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति की बात को कितना वजन देता है और कितना उस बात को मानता है, उस पर निर्भर करता है। वो मुख्यमंत्री तो पहले बना के रखा है उन्होंने एक, उसको सबको पता है कि जिस प्रकार से काम होते थे, जिस प्रकार से छोड़ के गए एक बार पार्टी, फिर रहे दोबारा पार्टी में आए, तो वो सारा का सारा जो है सबको पता है इस बात का। और जिस प्रकार का पक्षपात उन्होंने अपने 10 साल में किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आज उस बात पे विश्वास करेगा। भाई साहब, हुड्डा सिंह के पास टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा कर रहे हैं। मुद्दा ये है ना, वो खुद बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, तो इसलिए सवाल इस बात पर है, सवाल उनके उस सामर्थ्य पर है। उप मुख्यमंत्री बनना है तो हमारे यहाँ भी उप मुख्यमंत्री है, वो दिक्कत नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो देने का वादा कर रहे हो, क्या आप देने के सामर्थ्य में हो? क्योंकि हुड्डा साहब अपना वोट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र संयोग ऐसा था कि रमेश कौशिक जी और अरविंद शर्मा से हार गए थे, तो उनको लग रहा है कि अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव में क्या बनेगी ये हर एक नेता को चिंता होती है, तो इन बाप बेटे की भी चिंता है। काबिल गौर है कि हरियाणा में जाट और गैर जाट का समीकरण अहम माना जाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाट सीएम या डिप्टी सीएम बनाने के वादे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या अपने बयान से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट वोटर्स को लामबंद करने में कामयाब होंगे या फिर उनके बयान से गैर जाट वोटर्स एकजुटता दिखाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की। आजकल लगातार मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। आज भी कैथल में जनसंवाद हुआ और मुख्यमंत्री ने कई सौगात जनता को दी। अब ये जनसंवाद चुनाव की दृष्टिगत कितना महत्वपूर्ण है और इस जनसंवाद में मुख्यमंत्री कौन कौन से विषय को तरजीह देते हैं और क्या इस जनसंवाद का फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे सरकार को मिलेगा या नहीं, इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सियासी वार पलटवार के बीच प्रदेश की जनता से जनसंवाद करना नहीं भूलते। अवसर था भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने का, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूजा अर्चना के बाद कई गांवों में जाकर जनसंवाद भी स्थानीय लोगों से स्थापित किया। दरअसल 15 अक्टूबर को ही प्रदेश के विकास को गति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने नवरात्र के पहले दिन अंबाला में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और 16 अक्टूबर यानी नवरात्र के दूसरे दिन कैथल में भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज के नाम की घोषणा पहले ही परशुराम महाकुंभ में की थी। भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्ति और शक्ति के संगम हैं भगवान परशुराम, जिन्होंने शिक्षा की दृष्टि से चेतना जगाई तो अधर्म के नाश के लिए शस्त्र भी उठाए। आज के युग में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा पद्धति का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2014 में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे और सिर्फ 700 मेडिकल की सीटें थीं, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज और मेडिकल की सीटें 2185 हो गई हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में 8 मेडिकल कॉलेज और पाइपलाइन में हैं, जिससे भविष्य में मेडिकल की सीटें बढ़कर 3500 हो जाएंगी। वहीं कैथल में जिस परशुराम मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ, उसमें 100 MBBS की सीटें और 500 बेड का अस्पताल होगा। आज भी
भगवान परशुराम जी के नाम से ये जो मेडिकल कॉलेज है इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हरियाणा में विकास के नाते आप लोग देख रहे हैं लगातार 9 वर्षों से हम लोग जो काम कर रहे हैं। संयोग ऐसा है कि इस मेडिकल कॉलेज के नामकरण को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी। 11 दिसंबर 2022 को करनाल के अंदर जब हमने भगवान परशुराम जी के नाम से कुंभ का एक कार्यक्रम किया था, उस समय कुछ घोषणाएं हुई थी। बहुत से हमारे समाज के ऐसे लोगों को तो इतना भरोसा भी नहीं था कि इस प्रकार के एक बड़े प्रोजेक्ट का नाम हम भगवान परशुराम जी के नाम पर रखेंगे। समाज में प्रसन्नता की लहर थी और आज हमने उसको मूर्त रूप दे करके उसको सफल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें दिनचर्या और खान पान में बदलाव करना होगा। सर्वे संतु निरामयः की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योग को विश्व पटल पर पहुंचाया। प्रदेश की सरकार ने ग्राम स्तर तक योग, व्यायामशाला और वेलनेस सेंटर खोले। यही वजह है कि खेलों में हरियाणा का नाम पूरे देश में सबसे ऊपर है। क्या हमारा खान पान ठीक हो, हमारा शरीर खेल की तरफ आगे बढ़े, योग की तरफ आगे बढ़े, हमारी आदतें ये ठीक हो, हमारी दिनचर्या ये ठीक हो। आप प्रारंभ से ऐसा कर लीजिए। मैं समझता हूं आज जितने लोग बीमार होते हैं इससे आधे भी नहीं होंगे। हम बीमार न हो, उधर आगे बढ़े। अगर बीमार नहीं होंगे हमें मानसिक कष्ट नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, हमारा पैसा खर्च नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, काम ज्यादा करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज की आधारशिला के बाद गांव सांपन खेड़ी में मुख्यमंत्री दूसरा जनसंवाद करने पहुंचे, जहां खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और प्रदेश की सम्मानित जनता को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। बहरहाल जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक प्रदेश सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है, यकीनन उसका लाभ जनता को मिल रहा है। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के लिए प्रदेश सरकार बेहद सराहनीय काम कर रही है। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्रपुरी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव का मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मामले के साथ साथ डिप्टी सीएम यानी मुकेश अग्निहोत्री भी परेशान हैं। डिप्टी सीएम सीपीएस के मामले को लेकर क्यों परेशानी में है? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी तो इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के तौर पर संभाल रहे हैं। इस फैसले से मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की टेंशन क्यों बढ़ गई है? खास तौर से जो सीपीएस वाला मामला है उसमें मुख्यमंत्री के अलावा मुकेश अग्निहोत्री जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, परेशान क्या हैं? उनके परेशानी का राज क्या है? इन्हीं सभी सवालात का जवाब देने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं अगली ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस नियुक्ति किए हैं और सीपीएस की ये नियुक्ति अब कोर्ट पहुंच चुकी है। बीजेपी विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को तकनीकी तौर पर असंवैधानिक करार देते हुए उसे भी चुनौती दी है। भाजपा की दलील है कि मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं ली है, लिहाजा वे उप मुख्यमंत्री पद पर तकनीकी तौर से नहीं बने रह सकते। बीजेपी ने उन्हें फौरन पद से हटाए जाने और उनके द्वारा ली गई सुविधाओं को भी रद्द करने की मांग की है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री के वकील ने इस मामले को सीपीएस से अलग बताते हुए भाजपा की अपील को रद्द करने की मांग रखी है। अगर सीपीएस नियुक्ति रद्द हुई तो 6 सीपीएस की विधायकी पर भी संकट के बादल गहरा सकते हैं, लेकिन अगर हक में आया फैसला तो भाजपा के मंसूबों को तगड़ा झटका लगेगा। इससे पहले सीपीएस मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर मुख्यमंत्री फिलहाल इनकार कर चुके हैं, लेकिन सीपीएस के खिलाफ फैसला आया तो सरकार अंदर खाते सुप्रीम कोर्ट जाने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट, हमारी तो कोई आदत, सुप्रीम सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में, ऐसा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। धन्यवाद।
आपको बता दें, अपने 6 नजदीकी और खास नेताओं को सुखविंद्र सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति देकर उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया है। लेकिन इन नियुक्तियों के बाद 3 अलग-अलग याचिकाओं के जरिए उन्हें अवैध ठहराने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सीपीएस मामले में हाईकोर्ट के फाइनल फैसले के आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन सुखविंद्र सरकार के लिए ये मामला गले की फांस से कम नहीं है। अब आपको बताते हैं कि तकरार क्यों छिड़ी है। दरअसल सीपीएस नियुक्तियों को सबसे पहले पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था, भाजपा नेता सतपाल सत्ती समेत भाजपा के 1 दर्जन विधायकों ने सीपीएस मामले में अपनी याचिका दायर की है। उधर एक अन्य याचिका में मंडी निवासी कल्पना देवी ने भी सीपीएस की नियुक्तियों को गलत ठहराकर उन्हें रद्द करने से जुड़ी याचिका दायर की है। अब आपको बताते हैं कि इन याचिकाओं में क्या मांग की गई है। सीपीएस की नियुक्तियां रद्द हो। पंजाब के फैसले का दिया गया हवाला। 2006 में हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया था। तकनीकी तौर पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं हुई। फैसला आने तक सभी सीपीएस को काम करने से रोका जाए। अब जरा सीपीएस की पूरी राजनीति समझ लें। हिमाचल में सत्ता पलटने के बाद सीएम सुक्खू ने अपने 6 सबसे करीबी सिपहसालारों को सीपीएस बनाकर बड़ा तोहफा दे दिया। 3 मंत्री पद को खाली रख अपने खासम खास लोगों को जो कैबिनेट दर्ज किए तैनाती की गई, उसे मुख्यमंत्री सुक्खू के सियासी मास्टर कार्ड के तौर पर भी देखा गया। सुक्खू सरकार में अभी 3 मंत्री पद खाली रखे गए हैं। इन 3 कैबिनेट बर्थ के लिए सीएम के समानांतर खड़े कई नेताओं को अपनी ताजपोशी की उम्मीद है। इनमें पहला बड़ा चेहरा कांगड़ा के पूर्व मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा का है, जो आज की मौजूदा कांग्रेस में सीएम और डिप्टी सीएम के समानांतर अपनी राजनीति करते आए हैं। दूसरा बड़ा चेहरा बिलासपुर के घुमारवी से राजेश धर्माणी का है, जिन्हें राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। तीसरा बड़ा चेहरा हमीरपुर के राजेंद्र राणा का है, जिन्होंने पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री धूमल को 2 बार हराकर कांग्रेस में अपनी पैठ बनाई है। इसके अतिरिक्त संजय रत्न, यादवेंद्र गोम्मा, विनय कुमार, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चंद्रशेखर, केवल सिंह और भवानी पठानिया भी कतार में हैं। इन सभी चेहरों को इंतजार कराकर 6 सीपीएस की नियुक्ति कर सीएम सुक्खू ने जो सियासी तुरुप का कार्ड खेला, वो कांग्रेस की अंदर खाते गरमाती राजनीति का प्याला में उठ रहे तूफान की तरह माना जा रहा है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अब बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन की, और इजराइल हमास पर किस तरीके से हमलावर है। हमास को वो किस तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। क्या इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेने की फिराक में है, और अगर इजराइल गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेता है तो पूरी दुनिया में इसका संदेश क्या जाएगा। शायद इसी के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। जब एक तरफ अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो जो बाइडेन के इस बयान के क्या मायने निकलते हैं, इसका क्या संदेश जाता है, ये दिखा रही है हमारी अगली विशेष रिपोर्ट। दुनिया भर की टेंशन में इजाफा करने वाला इजराइल और हमास का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 अक्टूबर को शुरू हुई ये जंग पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। इजराइल ने हमास पर हमला और तेज कर दिया है। हमास भी इजराइल को अपने अंदाज में जवाब दे रहा है। अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में 2450 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 724 से ज्यादा बच्चे और 370 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। दूसरी तरफ हमास के हमले में करीब 1400 इजरायली लोग मारे गए हैं। लेकिन अब इजराइल ने हमला और बड़ा कर दिया है और गाजा पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है।
या यूं कहें कि इजराइल फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी पर बड़े हमले से पहले इलाके का हवाई दौरा कराया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी पर हमले के लिए उन कमांडर्स को चुना गया है जो पहले भी गाजा में तैनात रह चुके हैं। आपको बता दें कि 2005 से पहले गाजा पट्टी पर इजराइल का ही कब्जा था। इस इलाके को इजराइल ने 1967 की जंग के बाद जीता था। हालांकि 2005 में ओस्लो संधि के बाद यहां से अपनी फौज को हटाकर कब्जा भी छोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में रेड की है। इस दौरान जेरिको के अकाबत जर्ब कैंप में रहने वाला एक फिलिस्तीनी मारा गया है। यहां से कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में 53 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1100 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम, नबलस, बेथलहम, हेब्रोन और जेरिको में अकाबत जर्ब कैंप से लोगों को गिरफ्तार किया है। इजराइल गाजा से लोगों को निकालने पर आमादा है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से निकाले जाने के बाद गाजा के लोग शरण कहाँ लेंगे। 15 अक्टूबर को इजिप्ट ने साफ कर दिया कि वो गाजा के लोगों को अपने सिनाई रेगिस्तान में रुकने की मंजूरी नहीं देगा। इस बयान का मतलब साफ है कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इजिप्ट अपने देश में नहीं आने देगा। उधर गाजा पर इजराइल की चढ़ाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि हमास ने बर्बरता की है, इस संगठन का खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीन लोगों के लिए भी देश होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। अगर इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में बाइडेन इजराइल जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बिग न्यूज बिग शो में हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिससे आप हम रोज दो चार होते हैं। हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं के आतंक की। आज की खबर रेवाड़ी हरियाणा से है। इस खबर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक स्कूटी पर सवार महिला के लिए आवारा पशु जी का जंजाल बन गए। केवल उसी के लिए नहीं, बल्कि जो उस महिला को उस आवारा पशु से बचाना चाहते थे वो अपनी जान कैसे बचा पाए। ये तस्वीरें आवारा पशु के आतंक की हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को, जरा देखिए लोगों के खौफ को, जरा देखिए आवारा पशु की दहशत को। ये तस्वीरें रेवाड़ी की हैं, जहां एक स्कूटी सवार महिला पर आवारा पशु ने अटैक कर दिया। महिला स्कूटी से गिर गई तो भी उसने उसको मारना चाहा। ये मंजर देख लोग महिला को बचाने पहुंचे, लेकिन आवारा पशु तो अपनी जिद पर अड़ा था। उसने उल्टा लोगों को ही दौड़ा लिया। बड़ी मुश्किल से स्कूटी हटाकर महिला को निकाला गया। इसके बाद फिर आवारा पशु ने महिला को दौड़ा लिया। महिला जान बचाकर भागी और फिर घर में घुसकर खुद को बचाया। लोगों को लगा कि अब हंगामा थम गया, लेकिन आवारा पशु ने दूसरी तरफ अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और फिर खूब बवाल काटा। काफी मशक्कत के बाद आवारा पशु को भगाया गया। पहले महिला पर हमला, फिर बुजुर्ग पर अटैक। आवारा पशु के इस आतंक से रेवाड़ी की अनाज मंडी में दहशत फैल गई। आज मैं सुबह अपने शुगर की दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, तो तभी हमारे इधर कोने में एक चाय वाला था। वो बोला रुक जा, लेकिन मैंने सोचा वो वैसे ही बोल रहे हैं, तो मैं आगे निकल गई। तो पीछे से देखा गाय आ रही थी, तो मैं फिर स्कूटी फड़ के ऊपर भी कर ली, लेकिन वो स्कूटी के ऊपर भी आके और फड़ के ऊपर से, पर लेकिन स्कूटी उल्टी गिरने से मेरा बचाव हो गया। अगर उस तरफ से गिरती तो मैं बचाव नहीं कर पाती। और फिर उसके बाद मेरे कोई पलदार वगैरह सब ने मेरी स्कूटी को उठा के मुझे उसके नीचे से निकाल के मैं फिर होटल के अंदर चली गई। तो होटल के अंदर भी गाय घुसने के लिए प्रयास करा, लेकिन आगे एक बूढ़ा आदमी और आ रहा था, तो उसको भी बुरी तरह से मारा और भी आगे 10-15 आदमियों को घायल किया गया। आज उस गाय ने जो है इतना आतंक मचाया, कम से कम मंडी के अंदर 15 आदमी घायल कर दिए उसने आज।
ठीक है। और जो है लेडीज एक आई, उसके पीछे से बड़ी बुरी तरीके से भाग के आई, उसके पीछे से मार करके उस तखत में उसको बांट दिया उसको। फिर वो जो है जीने में घुस गई, जीने में पहुंच गई गाय। उसके बाद में फिर एक बुजुर्ग आदमी था, मंडी का ही आया वो आदमी, उसके बाद में उसको टक्कर मारी पीछे से, उसको नीचे दबा लिया। फिर उसकी स्कूटी खड़ी करके जो है उसको लाला जी को यहाँ बिठाया। फिर इतनी देर में एक बुजुर्ग और आ गया, उसको सामने मैटाडोर में दबा के मारा। उसके बाद वो मंडी से बाहर निकाल दी गाय। उसके बाद में फिर जो है एक लेडीज़ और एक जेंट्स दो थे, उन्होंने जो है उसके ऊपर हमला करा उसके ऊपर, और फिर जो है उसको भी बुरी तरीके से घायल कर दिया। मैंने देखा कि आंटी को गाय मार रही थी, तो जैसे तैसे आंटी ने अपना बचाव करा। यह एक बहुत खतरनाक घटना थी जिसके अंदर ये गाय कम से कम 10-15 लोगों को मार चुकी है। जब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बस स्टैंड के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाय खड़े हो जाती है, और उसकी वजह से काफ़ी भयंकर जाम लग जाता है। और इसकी वजह से काफ़ी जो ड्यूटी वाले लोग होते हैं और जैसे जिनको जाना होता है वहाँ लेट हो जाते हैं वो लोग। ये तस्वीरें एक बार फिर आवारा पशुओं के खौफ को दिखाती हैं और ये बताती हैं कि आवारा पशु कहीं भी आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आवारा पशुओं के आतंक से लोगों को निजात कब मिलेगी। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो के आखिर में अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों का। हिमाचल प्रदेश में मौसम काफी खुशगवार हो गया है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची चोटियों पर अब बर्फ नजर आने लगी है। इन स्थानों में विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, शिकारी देवी की चोटियां अब बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक चुकी हैं। आइए इन खूबसूरत लम्हों का, खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। हिमाचल में मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई थी, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली है। इसमें लाहौल घाटी, किन्नौर और मंडी के शिकारी देवी की चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। 3,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिकारी देवी में बर्फबारी देखने को मिली। अपने अद्भुत चमत्कार के लिए विख्यात ये मंदिर, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है कि यहाँ पर माता के मंदिर में छत न होने के बावजूद भी कभी बर्फ मूर्तियों को नहीं ढक पाती। इसे माता का चमत्कार माना जाता है। यहाँ पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा पाठ कराया जा रहा है। इसके साथ ही नवरात्रि में यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। हम नेरचौक मेडिकल कॉलेज, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। हम वैसे तो कुछ बंदे हम में से हरियाणा के हैं, कुछ राजस्थान से हैं, पर हम यहाँ पे शिकारी देवी के माता मंदिर में हम मत्था टेकने आए हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। रास्ते में अभी यहाँ पे नवरात्रों के पहले दिन में हमें यहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिली है, जो हिमाचल की बर्फ़ है, पहाड़ों की वादियाँ हैं। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। इसके साथ ही सोलन और नालागढ़ में भी मौसम ने करवट बदलते हुए ठंड की दस्तक दे दी है। सोमवार को सुबह से ही खराब चल रहे मौसम के बाद बारिश भी हुई। लाहौल घाटी में मौसम आज भी खराब चल रहा है। बता दें कि लाहौल में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई थी। बात अगर लाहौल स्पीति और किन्नौर की करें तो किसान खेतों के कामों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं और आगामी फसलों के लिए बर्फबारी अच्छी भी है। लेकिन बर्फबारी उन बागवानों के लिए खतरा बनी हुई है जिनके बगीचों से अभी सेब की फसल पूरी तरह से मंडियों तक नहीं पहुंची है, क्योंकि बर्फबारी से ओलावृष्टि होने की संभावना है। देखिए, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ पिछले 24 घंटे में और उससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लाइट टू मॉडरेट बरसात हुई है। चौड़ी में, जिला चंबा में हाईएस्ट रेनफॉल हुई है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद प्रदेश के बाकी एरियाज में लाइट टू मॉडरेट बारिश रही है और ये सिलसिला आज भी कंटिन्यू करेगा। आज भी प्रदेश के ज़्यादातर एरियाज में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। कल से जरूर इसमें कमी आएगी बारिश में और 18 तारीख से फिर मौसम ठीक हो जाएगा। तो ये पश्चिम विक्षोभ जो भी सक्रिय है, आज ज़्यादा असर रहेगा इसका। कल से इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हालांकि बारिश रहेगी लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी और 18 तारीख से मौसम में
तब्दीली होगी, ठीक हो जाएगा। जो कि बागवानों के सेब की फसल को खराब कर सकती है। ऐसे में ये मौसम बागवानों के लिए मुसीबतें लेकर आया है। बर्फबारी से कुछ सड़कें बंद भी हो गई हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन के मुताबिक शिंकुला और बारालाचा सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इस बार ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जल्दी होने की वजह से निचले इलाकों में ठंड का आगाज भी जल्दी होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।